बी अटेंटिव। कल हमने आई थिंक कितने 6 क्वेश्चन कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 4.3 रनिंग की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 7 से हम करेंगे। 7th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको करने में गलतियाँ करते ही हैं बच्चे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। तो इसको ध्यान से सुनिए, टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने का है। क्या कह रहा है ये? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है। 2 नंबर्स का स्क्वायर क्या है? 180 है। अब इसमें जनरली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए पहले 2 अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे, जिससे कि आपको समझना ईजी हो, और बाद में जब उसको पुट करेंगे तो फिर वो एक ही वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, देखो ध्यान से समझना है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स बोला है, मतलब 2 नंबर हैं, उनका स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर का डिफरेंस 180। बात समझ रहे हैं? तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर x और y ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनेगी, लेकिन वापस एक में आ जाएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल में अगर इक्वेशन बन जाएगी तो एक इक्वेशन से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लास्ट में हम एक में ले आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों के जो स्क्वायर का डिफरेंस है, यही समझने वाली बात है, वो 180 है। स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 180 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उनका डिफरेंस निकालिए तो कितना है? 180। तो इसमें आपको इसको फर्स्ट नंबर भी कहेंगे और बिग भी कहेंगे, मतलब बड़ा नंबर को लोगे ना, पहले बड़ा नंबर का स्क्वायर बड़ा ही होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा ही होगा, तभी तो माइनस करके पॉजिटिव नंबर आएगा। एक शर्त तो इसमें ये दिए, एक और दिए आगे, ये बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर किसको ले रहे हैं? वाई को, ठीक है। तो जो ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हुआ कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है, स्क्वायर का नहीं, खाली नंबर का। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर नहीं है, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर है। ये क्योंकि इसमें 2 शर्तें, ताकि आप इसको यहाँ लगा सकें, ठीक है। तो अब जहाँ पर वाई स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे पुटिंग y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब 180 के 2 ऐसे फैक्टर कर दीजिए जिनका डिफरेंस 8 हो, या तो ऐसे, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 10 और 18। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 10 पॉजिटिव लेंगे कि 18 पॉजिटिव लेंगे? 18 पॉजिटिव नहीं लेंगे, 18 नेगेटिव लेंगे, माइनस का 8 लाना है, ठीक है। 10 को पॉजिटिव लेंगे और 18 को नेगेटिव लेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उल्टे आ जाएंगे और सही नहीं आएगा। x कॉमन लेंगे, x प्लस 10, माइनस 18 कॉमन लेंगे यहाँ से, x प्लस 10, माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो एक आएगा x प्लस 18 और दूसरा क्या आएगा? x प्लस 10 एक आएगा, 2 फैक्टर आएंगे ना, क्या आएगा? एक आएगा x प्लस 10 और दूसरा आएगा x माइनस 18। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा, और जब इसको रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18। कौन सा लेंगे? x इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो अब इसको रख के आप दोनों नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक नंबर अगर 18 लेंगे तो दूसरा क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x था ना, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 18 कितना आएगा? 144। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √144 यानी 12। तो पहला नंबर 18 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12। अगर चेक करना है तो करके भी देख लेंगे, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है?
144 और 12 का कितना होता है 144। डिफरेंस कितना आ रहा है 180। डिफरेंस कितना आ रहा है 180, जो इसने बोला था कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। तो यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। अगला देखो, ये देखो इसकी खास बात ये होती है कि जो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए, चाहे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन 9th में था इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो हर प्रॉब्लम अलग ही तरीके की होती है, कोई भी किसी से मैच नहीं करती। एक प्रॉब्लम अलग तरीके की है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है, तो एक जैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। तो इसलिए आपको सबको अलग अलग प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं बात को। आप देखो ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द जर्नी। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, अब नहीं पता हमें कहाँ से कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 360 किलोमीटर। जिन 2 स्टेशन के बीच में ये जा रही है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है। देखो जब कोई ट्रेन जा रही है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी या नहीं होगी। तो हम पहले तो सपोज स्पीड को ही करेंगे, दिया नहीं है तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स। अब जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है और जो टाइम है उसमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये साइंस में भी आप यूज़ करते हैं, मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो बात कही है उसने, वो किसकी बात कही है, टाइम की। वो कह रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दें तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा, यही तो बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है, टाइम की। तो हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, स्पीड तो हमको कुछ ना कुछ कह ही रहा है, तो हम टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है x। तो ये जो हमने निकाला ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। ये पहली कंडीशन में टाइम है, जबकि हमने डिस्टेंस को 360 लिया है और स्पीड को x लिया है। अब जो वो शर्त जो बता रहा है उसको अब हम आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि कहा गया इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड जितनी भी पहले हमने ली थी, कितनी ली थी, x ली थी, अब उसको 5 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा कर दे तो क्या कर दें, x + 5 कर दे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं तेज़ स्पीड से गाड़ी चला के आऊँगी तो टाइम कम लगेगा, कम स्पीड से चलाऊँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दें तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। सही कह रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसा कब होगा, जब डिस्टेंस वही हो, जब उसी डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे घर से स्कूल तक आना है, मैं 40 की स्पीड से आऊँगी तो मान लिया मुझे 15 मिनट लगते हैं, मैं 60 की स्पीड से आऊँगी तो 10 ही मिनट लगेंगे। तो लेकिन डिस्टेंस वही होना चाहिए ना, उसी के रिस्पेक्ट में। तो कहेंगे अब ऐसा थोड़ी कि घर से स्कूल आने में मुझे जो टाइम लगता है और यहाँ से अल्मोड़ा जाने में मुझे जो टाइम लगता है वो सेम, ऐसा नहीं। बात तब कब की करेंगे, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो उसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पुरानी वाली की, ठीक है। तो डिस्टेंस यही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ स्पीड इक्वल्स टू x + 5 हो जाए, अगर स्पीड x + 5 हो जाए तो टाइम क्या हो जाएगा 360 अपॉन x + 5। ये नया टाइम है, होगा कि नहीं होगा, ये नया टाइम है। और जो ये नया टाइम है ये पुराने टाइम से 1 घंटा कम है, ये कम है। ये दिखने में x + 5 लग रहा है तो ऐसा मत समझना कि ये ज़्यादा है, ये कम है। वैसे भी एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत नॉर्मल बात है, ध्यान नहीं देते। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। अगर ऊपर सेम नंबर है और डिनोमिनेटर बड़ा है जिसका, तो वो नंबर छोटा है। जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2 और 1/3, इसमें से बड़ा नंबर ये है, ये छोटा नंबर है क्योंकि ऊपर दोनों के 1 है। इसका मतलब है कि हम 1 के 3 टुकड़े कर रहे हैं और इसका मतलब है कि 1 के 2 ही टुकड़े कर रहे हैं। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना, x में कुछ प्लस कर रहे हैं तब डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी नंबर छोटा है। ये कम टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। कितने का फर्क है, 1। इसका और इसका डिफरेंस है। पहले बड़ा वाला टाइम लिखिए आप, 360 अपॉन x में से अगर 360 अपॉन x + 5 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। क्लियर है। तो क्या होगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे आप, ठीक है। क्या बनाएंगे? 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। सहूलियत के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 360 चाहे तो कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इस 360 को मैं यहाँ भेज देती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? ये इधर ये इधर, ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, होगा नहीं होगा? और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई आया था तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 360, ठीक है। ये कट गया ना। अब क्या होगा? ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 5 0 0 5 6 30 0 कैरी 3 5 3 15 और 3 18, इधर ले आएंगे तो माइनस 18 इक्वल्स टू 1800 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? x की। किसकी वैल्यू आएगी? x की। कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? दोनों मेथड से, मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जिसको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, अगर स्पेसिफिकली बोलेगा कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करिए, तब आप वो करेंगे। नहीं तो आपको जो इजी लगता है, जो आपको मेथड इजी लगता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगा? स्पीड। क्या निकल के आएगा? स्पीड, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसको कर लेंगे ना सॉल्व? आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, एक सा तो नहीं है, मिलता जुलता ही है, नहीं अलग ही है। 9th है ना, अलग ही है ये। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले वाला जो था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला वर्क वाला जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो जो ये क्वेश्चन होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, जो लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 3-4 ही कैटेगरी है। या तो वो आपसे एज वाला क्वेश्चन पूछेगा, या तो कौन सा पूछेगा? एज वाला, इसकी एज इससे इतनी ज़्यादा है, 5 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद इतनी, ये पूछेगा। या तो ये ट्रेन वाला पूछेगा। कभी कभी ट्रेन वाले के साथ साथ एक और क्वेश्चन वो पूछता है बोट वाला, पानी में बोट चल रही है, जब पानी के बहाव के साथ चल रही है तो ये स्पीड है, अपोजिट चल रही है तो ये स्पीड। ये क्वेश्चन एक आता है। एक ट्रेन वाला पूछ लेता है, एक एज वाला पूछ जाता है, एक मनी पैसे वाला भी पूछता है, इतने रुपए के इतने सिक्के, उतने रुपए के उतने सिक्के, ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन फिक्स है। उसी में से ये वर्क वाला क्वेश्चन भी है जो बहुत ही प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 वाटर टैप्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही टफ समझते हैं बच्चे, ठीक है। ये एक पानी का बर्तन है जिसको आपने भरना है, ठीक है। अब इसमें 2 टैप्स लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। एक का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, ये चौड़ा नल है, इससे ज़्यादा पानी आएगा, और एक का डायमीटर थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये पतला नल है। तो अब ये क्या बोल रहा है? देखो 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। मतलब अगर दोनों को इकट्ठे खोल दिया जाए तो ये पानी भरेंगे, ठीक है। तो 9 होल 3/8 आवर्स में, इतने घंटे में दोनों मिल के भरते हैं। बात समझ आ गई? दोनों मिलके कितनी देर में भरते हैं? 9 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर्स। इसको जरा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 75 अपॉन 8 9 है 72, 72 और 3 75 अपॉन 8, इतने आवर्स में भर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक कॉमन और मैं आपको बात बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा 1 आवर के लिए लेके सॉल्व किए जाते हैं। और जो वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 2 लोग मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 2 पर्सन्स मिलके जो है 10 डेज में कोई वर्क कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ भी आपको 1 दिन का निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लोग किसी काम को या एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है बहुत बार। तो उसका 1 दिन का काम होता है 1/10, इसका 10 पार्ट, ठीक है। अगर वो पूरा काम 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में उसका 10th पार्ट ही तो करेगा, 10वां हिस्सा, तो 1/10 करेंगे। बात समझ आ गई? तो ऐसे ये यहाँ भी करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे आगे देखो। आगे कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये कह रहा है कि जो बड़े डायमीटर का टैप है उसको अगर अकेले भरने को खोल दिया जाए और छोटे वाले को अकेले भरने को खोल दिया जाए, तो जो छोटा वाला जितना टाइम लेता है ना, बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम लेता है,
बात समझ में आ गया? तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बड़े का टाइम या छोटे का? छोटे का। उसके रिस्पेक्ट में बड़े का दिया है ना, तो हम लिखेंगे लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर takes equal to x hour, ठीक है, टू फिल द टैंक, ठीक है, x hours लेता है। तो इन 1 hour, अच्छा, देन लार्जर टैप टेक्स कितना लेगा? इससे 10 घंटे कम, इससे 10 घंटे कम लेगा ना, तो x माइनस 10, ठीक है। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। इन 1 hour smaller tap can fill equals to 1/x part of the tank। बात समझ आ गई? अगर वो पूरे टैंक को x घंटे में भरता है तो वो 1 घंटे में इसका 1/x हिस्सा भर देगा, कुछ पार्ट भर देगा। बात समझ आ गई? सिमिलरली इन 1 hour लार्जर टैंक, ये कितना भरेगा? लार्जर टैंक कितना भरेगा? 1/x माइनस 10, ठीक है। ये इसका 1 घंटे का किया हुआ काम है, भरा हुआ टैंक का पार्ट है, ये इसका 1 घंटे का भरा हुआ पार्ट है, और दोनों मिला के पूरा कितने में भरते हैं? तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भरेंगे? इसका उल्टा 1/this 1/75/8, तो ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 8/75, ठीक है। तो 1 घंटे में इसका किया गया काम प्लस 1 घंटे में इसका किया गया काम इक्वल टू होगा, मिलाकर 1 घंटे में दोनों का किया गया काम। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे? इट इम्प्लाइज दैट 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x माइनस 10 इधर आ जाएगा, प्लस x इधर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? x² माइनस 10x आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके इधर क्या आ जाएगा? 8/75 आ जाएगा, ठीक है। ये कट नहीं रहे, इसमें x कट रहे, ये कट रहे ना, 2x हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद एक ही काम है आपका, क्या काम है? क्या काम है? फैक्टराइज करना, किसी भी मेथड से, चाहे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, चाहे कर लेंगे। बस इक्वेशन कैसे बनेगी याद क्या रखना है कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। फिर एलसीएम लेना। समझ आ गई इतनी बात? कर लेंगे सारे। मेन है इक्वेशन बनाना, उसके बाद तो सब में एक ही तरीका। देखो अगला क्वेश्चन मिलता जुलता उससे है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? 8th वाले से। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स, देखो आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो 2 तरीके की ट्रेन होती है। एक पैसेंजर ट्रेन होती है जो थोड़ा हल्के हल्के चलती है, और उसके स्टेशन बहुत कम होते हैं, वो हर स्टेशन पे नहीं रुकती, जिसे सुपर फास्ट कहते हैं। एक दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन जो सब जगह रुकती है, हर छोटे मोटे स्टेशन पे रुकती है। तो जो छोटे मोटे स्टेशन पे रुकेगी उसकी स्पीड भी कम होगी और वो टाइम भी ज़्यादा लेगी, और जो हर स्टेशन पे नहीं रुकेगी उसकी स्पीड भी तेज़ होगी, जो शताब्दी है ना, और उसकी टाइम भी वो कम लेगी। तो अभी क्या कह रहा है? अ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, ये बेंगलोर है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस ये कह रहा है 132 किलोमीटर है। कितना है? 132 किलोमीटर है। अब पैसेंजर ट्रेन जितना भी टाइम लेती है हमें नहीं पता, मान लिया x आवर्स लेगी, तो दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना लेगी इससे? 1 hour कम। ये टाइम की मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो अब आगे ये क्या कह रहा है? अच्छा एक बात और कह रहा है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन
द टाइम दे स्टॉप एट द बीच के जो स्टेशन पे वो रुकेगी उसको नेग्लिजिबल मान लो, कह रहा है उस टाइम को काउंट मत करो उसको, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than the that of the passenger train, find the average speed of the train, ठीक है। तो इसको x नहीं मानेंगे आप, टाइम को, टाइम वैसे निकालेंगे जैसे उसमें निकाला था। x किसको मानेंगे? स्पीड। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा? ठीक है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर आवर मोर है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एक्सप्रेस 11। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा फॉर पैसेंजर ट्रेन? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस के लिए 132 अपॉन एक्सप्रेस 11। टाइम में कितना अंतर है? कितने घंटे का फर्क है दोनों में? 1 घंटे का। कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी? सॉरी, कौन सा टाइम बड़ा होगा? ये टाइम बड़ा ये होगा ना, ज़्यादा टाइम ये लेगी। तो क्या हो जाएगा? 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 132 को कॉमन ले लीजिए पहले, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11। 132 कॉमन लिया, ये इधर आ जाएगा एक्स प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, इधर हो जाएगा इक्वल टू 1। ये कट जाएगा तो 11 अपॉन ये बचेगा, ठीक है। इसको उधर कर लेंगे, 11 से 132 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? उसको उधर ले जा रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, तो एक उधर चले जाएगा। इसमें 132 से 11 को और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताओ? 145 इधर ले जाके माइनस कर लेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करें, हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? टाइम देखो कितना बचा है, 3 मिनट बचे हैं। एक क्वेश्चन बचा है इसमें, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज दिस 24, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर क्या है? 24। तो आपको कह रहा है कि दोनों स्क्वायर की साइड्स निकालिए। दो चीज़ दी है, एरिया के स्क्वायर क्या दिया है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 468 और उनका डिफरेंस दिया है पेरीमीटर का 24 और उनकी निकालनी क्या है? साइड। एक स्क्वायर बड़ा होगा, एक छोटा। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप ट्राई करके लाएं। इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आप खुद करें, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, कोशिश आप करें कि आपको आ जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में इसलिए छोड़ा मैंने, एक कई बार बीच में भी एक एक्सरसाइज में मैंने कहा था ताकि आप अपना दिमाग भी लगाएं थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चन होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं से रिफ्रेशर से या कहीं से देख कर लो, पहले आप इसको खुद सोचिए कि मेरे को ये कंडीशन दी है और मेरे को ये चीज़ निकालनी है, तो इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में डिट्टो यही बुक के क्वेश्चन उठ के आ जाए। बस कंसेप्ट यही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा। सिलेबस का मतलब होता है जितनी चीज़ आपके क्लास के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से आपको समझाई गई है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा दी गई क्या होती है, आपको ये समझा दिया गया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको ये समझा दिया गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि जो इस बुक में 10, 20, 40 क्वेश्चन दिए हैं वही आ जाए। कोई भी सिचुएशन आपको दी जा सकती है जिससे कि आपको खुद पढ़कर, जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही हूँ, ऐसे आपको बनानी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। वो आपके अंदर तब आएगा जब आप बुक के अलावा भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
करना तभी आता है जब हम उसको खुद लगा के देखते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम किसी की कराया क्वेश्चन देखेंगे या कहीं गाइड में देखेंगे या कहीं रिफ्रेशर में देखेंगे तो फिर हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। भाई जब हमें कराई चीज़ मिलेगी तो हम इस पर जोर क्यों डालेंगे कि ये कैसे हुआ क्यों। जब तक अगर आप ना 2-5 क्वेश्चन अगर आप खुद से निकाल लेंगे, अगर आप एक एक्सरसाइज लेके बैठिए किसी दूसरी बुक की, किसी नई बुक की, और उसके अगर 5 क्वेश्चन भी, ईजीएस्ट 5 क्वेश्चन भी अगर आप अपने आप से लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग खुलना शुरू हो गया और आप अब कोई भी क्वेश्चन लगा लें, है ना। और एग्ज़ाम में कोई भी टीचर जाता है, कॉपी चेक करता है, जैसे हम भी जाते हैं बोर्ड में चेक करने, कोई भी वो ये नहीं देखता है कि बच्चे ने उसी मेथड से किया है कि नहीं किया, उससे हमें मतलब नहीं होता। हम ये देखते हैं कि बच्चे ने राइट कंसेप्ट लगाया है कि नहीं लगाया, बच्चे ने राइटली सॉल्व किया है कि नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे अभी मैं देख रही थी जब ये बोर्ड की कॉपी अभी चेक की थी तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो मार्किंग स्कीम भी आती है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इसके हाइट एंड डिस्टेंस के जो 10-30 लगा के सॉल्व हो रहे थे। ईजीएस्ट मेथड था कि हम उसको 10-30 लगा के सॉल्व करें, मतलब जो सबसे 2 लाइन 3 लाइन में सॉल्व। कई बच्चों ने उसको cos 30 sin 30 लगा के भी सॉल्व किया था, जो एक लॉन्ग मेथड था पर वो आंसर की में नहीं था, मार्किंग स्कीम में नहीं था, मेथड भी लंबा था, लेकिन उन्होंने किया राइटली सॉल्व था। तो ऐसा नहीं कि हमने उनके नंबर काट दिए हैं, उनको नहीं दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि वो कंसेप्ट को समझ रहा है कि भाई अगर मैंने साइन लगाना है तो साइन लगाने के लिए मुझे क्या लेना है, हाइपोटेनियस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है। अगर 10 लगाना है तो मैंने क्या लेना है, बेस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर उसका कंसेप्ट भी उसको समझ में आ रहा है तो मार्क्स मिलते हैं। तो वही आप करिए, रट्टा मारोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी कर